मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गांव आए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके पैसे मम्मी को मिल गए थे। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए भी उन्हें 1 महीना हो गया था, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि एक महीने नौकरी पर ना जाया जाए? मम्मी ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज़ में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने अपने अंदाज पर किसी का हंसते पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंचाई के सुर में जवाब दिया, तू काम कर अपना। तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने नौकरी करी है? नौकरी गंवार, अनपढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता की कटाक्ष से तिलमिला गई। मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो? मैं जानती हूँ, साल साल भर गायब रहते, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें। लेकिन पिता इसी तरह की खरी खोटी से दिखने वाले इंसान नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागज़ों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल है गया। उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वह अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने सामने फैले कागज़ समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता के इस पलायन को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की। हिंदी छोड़ सब विषय में फेल है गया। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर दी जा रही है। सुख, दुख, क्रोध, विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत जड़ बना रहा। फेल, पास, यश, अपयश, उन्नति, अवनति, लाभ, हानि से परे था उनका व्यक्तित्व। उन्होंने श्याम सुंदर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाया, उसे 1-2 बार हिलाकर देखा और बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल होने से जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाह रहा था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10-10 नंबर भी ना छू पायो। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोरा फेल है गयो, और इनके कान पे जू ना रेंगती। पिता ने जब ये उलाहना सुना तो वे सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कस खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाऊं। साथ रहेगो तो कचू पड़ लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो, है गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा। लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन रजनी और मम्मी को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए ज़रूरी 4 साल गांव में ही रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्याम सुंदर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज़ में निष्कर बात बोला, अगले साल है जाएगो पास।
इतना कहकर वे लापरवाही और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी? भूख से मारवे को विचार है का? मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है तो वे दुखी होकर पुलिया किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविता और कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था, लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दे दिया। माय बेस्ट फ्रेंड पर एक ऐसे लिखते समय केवल पहली लाइन उसने ठीक लिखी, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ राकेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस सारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर के बाहर निकलकर वे अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गयो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो? विष्णु फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल को कोई भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मोए समझ ही ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूँ? तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिला पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला, तू आ गयो, नेको बाल्टी खींच दे। मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया, लल्ला तू फर्स्ट से पास है गयो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराश फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी बुढ़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज़ में बोलना शुरू किया, अरे ताई अब का फर्स्ट आवेगो, मनोज तो पास ना है पायो। फर्स्ट की तो बात दूर, मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया। लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर तक एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कचू ना धरो, BA MA चप्पल चटका रहे हैं, तू तो कोई काम और धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वे अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। उसका छोटा भाई कमलेश सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाएगा, परेशान ना हो, तू रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चित भाव से छत पर टहलने लग गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया। वह अपने किसी दोस्त के यहाँ जोरा चला गया था। कमलेश जोरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पू खरीद रहो है, इसलिए अपनों 40,000 में महीना के 8-10 हज़ार कहूँ ना गए, मैं चला लेंगो। पुराने टेम्पो बेच रहो है। मनोज जानता था कि 12 फेल हो जाने के बाद उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना चाहिए। इसलिए उसे कमलेश की योजना उपयोगी लगी। उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पू चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जोरा में किराने की दुकान खोल ली। STD का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने STD बूथ डाल लिया, और जिनके पास ज़मीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर
केवल 3 बीघा ज़मीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था। इसलिए धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ेगो, पढ़ो लिखो परिवार हमारो। पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधार मांगती हो, तब इज्जत ना जावते। मोड़ा मेहनत करके कछु करबो चाह रहे तो जे मदद करवे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। माँ का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा कर रहे हैं। पिता को कपड़े जमा देखकर वे ठगी रह गई। उसे लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए हैं, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकलता, जल्दी रोटी बना, खा के जाऊँगा। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन कपले के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने कहा, बाप तो तेो ऐन मौके पे भजी गयो, अब मोह से क्या चाहते है, मैं कहाँ से 40,000 रुपये ले आऊँ। बहुत देर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं, 30,000 पंडित कालीचरण से उधार मिल जावेंगे, जेवर रखे हैं गिरवी रख देंगी, 40,000 में बल्ले का सेकंड हैंड टेम्पो आ जाएगा। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया, छेरा भर बागचीनी मुरैना। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गई। टेम्पो सवारियों के लिए मुरैना की ओर बढ़ गया। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों के इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया, बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया। उसने कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरे मोड़ा ना लगे हैं। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज़ शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते। माँ को लगा कि यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उसकी मेहनत से ये घर फिर से संभल जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज़ तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट करके 200 मीटर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाया, का रे, कही थी ना जा रोड पे टेम्पो चलाबो भुला देंगो, अब चला टेम्पो। ये वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वे टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के सारे कागज़ सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, मैं मेरा दोस्त
मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने? एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जवान चलाता है। मनोज रुआंसू होते हुए बोला, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को अंदर। जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है या नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं फंसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहम दिल हैं, अब जाओ। लेकिन अब ये टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने के इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। दोनों समझ गए कि अब कोर्ट से छूटने का मतलब है कि उस टेम्पो का भी खड़े खड़े कबाड़ हो जाएगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से ये पहला सामना था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बनाता। रात हो गई, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंचे। निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से आंखों आंसुओं से अब भी भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। घटना सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। घर को पट्टी जाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना करे। रात भर मनोज छत पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई, जागता रहा वह सारी रात भर। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वे सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया था वह सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार को संभालने की कोशिश की जा रही थी, वे अचानक सब बिखर गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तूफान को थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन में क्रोध को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों। जिसके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है, क्या सड़क उनके बाप की है? गरीब अपना टेम्पो ना चलाए? इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते हुए देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। कोई नई बात बता, ये तो सब जानते हैं। आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान है रोए। रोज यही लड़ाई झगड़ा है रहे हैं। गरीब ऐसे ही पिस रहो है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया। पर ये तो गलत है ना। जो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है उसे क्यों सताया जाता है? राकेश ने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान मनोज को देने की कोशिश की। मनोज, इसलिए आदमी मेहनत करतो, अपने मोड़ा मोड़ियन ने पढ़ावतो, पुलिस से दोस्ती करतो, मुंह पे मारतो। तुम्हें नेता, विधायक, कलेक्टर, एसपी जानते हो तो थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देतो। पर तुम तो ठनठन गोपाल, कोई ना जानतो तुम्हें, ना तुम जानते काहू को। मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। झूठे केस ना बनाए गरीबों पर अत्याचार के।
वह नियम सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था, लेकिन राकेश ने कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। तेरे जैसे लोग गाड़ीबाजी ना कर सकत, सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीना जोर पुलिया पे चली ना होती गोली, एक टेम्पू वाले की जान में चली हती। तू रहने दे, लड़ाई झगड़ा पुलिस कचेड़ी सड़क पे मारपीट जे तेरी बस की ना है। मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोज़मर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद कर के मनोज को रह रह कर क्रोध आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता। राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होते हैं। राजा हरिश्चंद्र ना होत, कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन में कल्पना मनोज की व्यवधा अंधकार में प्रकाश की खोज कर रही थी। कहीं से वह आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है, पर राकेश उसे ये तसल्ली किसी तरह देने को तैयार ना था। अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने, पर मैंने सुना है कि एसडीएम दुष्यंत सिंह गरीबन की सुनतो है, ईमानदारी से काम करतो है, बड़ी तारीफ सुनी है। तू तो एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिल ले, हो सकता है टेम्पू छूट जाए। मनोज को राकेश की ये सलाह पसंद आई। दुष्यंत सिंह के नाम से उसे उम्मीद दिखने लगी। चोरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत सिंह तो उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे। टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी। मनोज ये सोच रहा था कि दरबार ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पू छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं। मनोज उनकी नज़र में योग्य बना रहना चाहता था, इसलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिखा, कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि मौका मिलते ही वह उनसे टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधेड़ बुन में गेट पर खड़ा था कि उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर उसने देखा कि दुष्यंत सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे हैं। उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा है। दुष्यंत सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, यह मनोज है, जोरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी इज्जत मिलेगी। उसका मन गर्व से भर गया। कमलेश भी अपने मन की खुशी छिपा ना सका और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मुझे लगता है कि अपना टेम्पू छूट जावेगो। एसडीएम तो जानतो है। मनोज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी दुष्यंत सिंह ने कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है, नहीं तो यहाँ बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के लिए ही लोग आते हैं। इतना कहकर वे हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर ये बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने के अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एक दिन के अरेस्ट के बाद आगे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। एसडीएम को ये निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सैल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं।
इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों आए थे। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब क्या मैटर है। थानेदार ने कहना शुरू किया, सर मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोक शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसडीएम ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर दोनों भाई चौंक गए। कमलेश ने मनोज से कहा, ये तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने की थी। अब मैं समझो, ये आदमी तो थानेदार का पालतू कुत्ता है। झूठी गवाही देके के केस बनवाओ तो मतलब आज को केस भी झूठो है। मुकेश बुरो फंसो। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के मानेगो। आरोपी मुकेश पर दोनों को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वे एसडीएम से कह दे कि ये गवाह झूठा और मक्कार है, इसका काम ही झूठी गवाही देना है। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में कई लोगों को फंसाता है, पर वह कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थरथर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हजूर ये बिल्कुल निर्दोष है, वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपये उधार दिए थे, कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस में फंसाए गए हैं हम। मनोज को इस केस में अपना केस नज़र आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने छोड़ा था। औरत की बात सुनकर एसडीएम ने गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि एसडीएम केवल शक्ल देखकर दिनेश की असलियत कैसे जान गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर मनोज को आश्चर्य हुआ। मुकेश की तरफ इशारा करते हुए एसडीएम ने दिनेश से पूछा, कहाँ गोली चलाई थी इसने? सर नरेश के घर पर। दिनेश ने कहा। क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? एसडीएम, नहीं हजूर, दिनेश ने जवाब दिया। फिर तुम्हें कैसे पता वह नरेश का घर है? दुष्यंत ने दिनेश से पूछा। इस प्रश्न से शक पकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास कुछ कहने को नहीं था। दुष्यंत सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया। उसकी कलाई खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। दुष्यंत सिंह ने अब थानेदार से कहा, यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये केस आपके द्वारा रचा गया झूठा केस है। इस गवाह ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी, ये झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दें। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीब और कमज़ोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं हैं तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज दुष्यंत सिंह
ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में ख़त्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। दुष्यंत सिंह ने अपने रीडर को ऑर्डर दिखवाया, केस समाप्त कर दिया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे छोड़ दिया जाए। इस गवाह पर झूठी गवाही का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जाए कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाए। इतना कहकर उन्होंने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी वह किसी झूठे और मक्कार आदमी को सज़ा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को न्याय मिल सकता है। वे अपने टेम्पो की सिफारिश को भूल गया। वे तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मनोज, तुम अपने कैरियर के बारे में बात करना चाहते थे। दुष्यंत सिंह उसके आने का कारण भूले नहीं थे। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? मनोज, तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह ने पूछा। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। दुष्यंत सिंह के सम्मोहन के जादू में बंधे मनोज के मुंह से निकल पड़ा। पर 12 फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वह तो बस उस पद के आकर्षण में बंधता गया था। जी सर, मनोज ने जैसे किसी सपने में जागते हुए कहा। बहुत बढ़िया। लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? कुछ देर पूर्व सपनीली डगर पर ले जाने वाले मनोज को दुष्यंत सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पर ला पटका। सर, अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद वह उसे अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहते। अपनी हीनता को झूठ के सहारे मिटाना चाह रहा था। मनोज, स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सेलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। सब डिवीज़न में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। दुष्यंत सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया। सर, कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। अपनी पसंद के 2 विषय लेकर परीक्षा देनी पड़ती है। साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है, दुष्यंत सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद वे पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया। उस सपने को मन में बसाए वे अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। कमलेश पूरे रास्ते उसको गालियां देता रहा। उत्साहित मनोज राकेश के घर पहुंच गया। विष्णु भी वहीं बैठा हुआ था। मनोज ने अपने मन की इच्छा राकेश से कह दी। राकेश, मेरी इच्छा दुष्यंत सर जैसा एसडीएम बनने की है। राकेश भैंस का गोबर उठाकर डलिया में डालते हुए मनोज से बोला। तो बने जावेगो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से कौना आवत है, आदमी ही बनते हैं एसडीएम। विष्णु को कुछ दिन पहले ही 12th फेल हो चुके मनोज के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हंसी आ गई। वह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। फिर उसने दोनों को सुनाते हुए कहा। मनोज, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है। तू तो कलेक्टर भी नहीं बन सकता। 12th पास कर नहीं पाए तुम, चले डिप्टी कलेक्टर बनने। आदमी को इतने बड़े सपने ही देखने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। विष्णु ने मनोज के मन में पल रहे सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश की। यह बात सुन मनोज का स्वप्न भंग हो गया। उसे लगा कि जो लड़का 12th में ही फेल हो गया हो
क्या उसे इतने बड़े सपने देखने का हक है? निराश मनोज सर झुकाकर बैठ गया, लेकिन राकेश विष्णु की बातों से अप्रभावित रहा। डलिए में डालते हुए कहा, मैं तो अब भी यही कहूँगा कि आदमी मेहनत करेगा तो कछु भी बन सकता है। विष्णु को राकेश की बात में अपनी पराजय महसूस होने लगी। उसने राकेश पर व्यक्तिगत आक्रमण करने का मन बना लिया। राकेश, तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई की बातें। तू गोबर उठा, मैं 12th में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। जब मैं डिप्टी कलेक्टर बनने की नहीं सोच पा रहा तो ये 12th फेल मनोज कैसे बन पाएगा डिप्टी कलेक्टर। लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा में, तब बड़ी मुश्किल से 15-20 डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। विष्णु की बात सुनकर मनोज के मन में कुछ देर पहले आया उम्मीद का झिलमिलाता प्रकाश अचानक दूर हो गया। विष्णु ने अपने विचारों से मनोज के मन में कुछ देर पहले उठे उत्साह के तूफान को ठंडा कर दिया। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मोहे तो जो समझ आता मैं बोल देता हूँ, तू बुरो न मान विष्णु। राकेश ने पराजय स्वीकार करने के भाव से कहा। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने मनोज को सलाह दी, देख मनोज, तू इस जन्म में तो 12th पास कर ना पावेगो, इसलिए मैं तुझे सही सलाह देता हूँ। अपने गांव में नाश्ते की अच्छी दुकान नहीं है। समोसे, मंगोड़े और जलेबी की बहुत डिमांड है गांव में। टेम्पो चलाने से अच्छा काम है मंगोड़े बनाना। कुछ दिन जोरा में बाबूलाल मंगोड़े वाले के यहाँ ट्रेनिंग ले, फिर गांव में ही अपनी दुकान खोल लेना। राकेश की भैंस खेत में चारा खाने गई थी। भरपेट चारा खाने के बाद वह गर्दन हिलाते हुए घर वापस आ गई। भैंस के पीछे पीछे उसका बच्चा भी उछलता हुआ आ गया। राकेश ने विष्णु के उतावलेपन को कम करने के उद्देश्य से कहा, विष्णु, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, रूपा को खूंटे से बांध दे, तब तक मैं इसके बच्चे को पानी पिलाए देता हूँ। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु भैंस को खूंटे से बांधने लगा। भैंस ने राकेश के स्थान पर अपरिचित विष्णु को देखा तो बिगड़ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाई और विष्णु को सींग मारने के लिए झपटी। विष्णु इस अप्रत्याशित आक्रमण से संभल नहीं पाया और पीठ के बल गिर पड़ा। राकेश और मनोज को भी इस तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा कि विष्णु जमीन पर चित पड़ा है तो दोनों ने लपक कर उसे उठा लिया। विष्णु की सांसें तेज चलने लगी। होश में आते ही उसने पूरी घटना का जिम्मेदार राकेश को घोषित कर दिया और उसे खरी खोटी सुनाने लगा। राकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी। शुरू में 2-3 बार तो मुझे भी पटक दिया था रूपा ने, पर धीरे धीरे पहचानने लगी। अब तो इतनी हो गई कि खेत से चारा खाके इतनी दूर अकेले घर आ जाती है। इतना कहकर राकेश भैंस की गर्दन पर हाथ फेरता रहा। भैंस काफ़ी देर तक राकेश का प्यारा स्पर्श महसूस कर अपनी गर्दन हिलाती रही। विष्णु, ये भैंस भी लगातार अभ्यास से अपने घर पहुंचने को रास्ता पाना सीख गई। जानवर भी लगातार एक ही काम करते करते सीख जाते हैं। हम तो फिर भी आदमी हैं। आदमी के लिए कुछ भी काम करना कठिन ना है। करत करत अभ्यास से जड़पति होत सजान, रसरी आबद जात से सिल पर होत निशान। राकेश ने आक्रमण विराम के बाद अपने मन में बहुत देर से रुकी हुई बात बचपन में पढ़े दोहे के माध्यम से कही। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि अनपढ़ राकेश भैंस के उदाहरण से पढ़ाई और सफलता के सिद्धांत की बात समझाएगा। मनोज के मन में छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर उम्मीद की किरण फूट पड़ी। वह घर चला गया। रात भर वह छत पर ले सुदूर सपनों में खोया रहा। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़क पर चला जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर पहुंच गए। बने रहिए अगले भाग के लिए।